प्रतिक्रांति पर शॉर्ट में बोलना चाहूँगा। दोस्तों, जब से ये सृष्टि बनी है तभी से ये दो वर्ग रहे हैं, शोषक और शोषित। शोषित है, शासक और शोषित। तो जो शासक वर्ग है वो आमतौर से आम लोगों का शोषण ही करता है, ऐसा इतिहास बताता है। मैं दोनों विषयों को मिक्स करना चाहूँगा। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगा। आज से करीब 2,500 साल पहले हजारों साल तक हमारा शासन था और इतिहास इस बात से भरा हुआ है। प्रसेनजीत, बिंबिसार, सम्राट अशोक और उसकी 10 पीढ़ियाँ, ये सब हमारे लोग थे, शूद्र लोग थे, जिनका राज्य हमारे भारतवर्ष में फैला हुआ था। तो सम्राट अशोक के 10वें जो शासक थे वो था बृहस्पति मौर्य। आप सब लोग जानते हैं, मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। और पुष्यमित्र शुंग ने उनकी धोखे से हत्या की जब वो सलामी ले रहे थे। कई कहानियाँ हैं, एक कहानी में ये भी है कि जब वो सलामी ले रहे थे गार्ड की, तो उस समय उन्होंने पीछे से उन पर हमला किया और हमारे शासन को समाप्त किया, और तभी से हमारे लोगों का शासन समाप्त हो गया। तो ये एक क्रांति के उल्टे एक प्रतिक्रांति उन लोगों ने की। जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने प्रतिक्रांति की और हमारे शासन को नष्ट कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया साथियों आपको। उसके बाद सीधे आज़ादी के बाद आते हैं। हमारा शासन प्योर कभी भी नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक के शॉर्ट में चाहूँगा मैं बोलना, राजनीति में बोला नहीं करता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू से आज तक हमारा शासन में भागीदारी तो रही, लेकिन एक दो उदाहरण को छोड़कर हमारे मुख्यमंत्री नहीं बने या हमारा प्रधानमंत्री नहीं बना। राष्ट्रपति तो बने लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बना, और मंत्रालयों में भी रहे लेकिन मुख्य मंत्रालयों में नहीं रहे। तो साथियों, बीपी सिंह के जमाने में रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी और दो चार नेता ऐसे मिलकर इन्होंने एक क्रांति की। बाबा साहब की जो सपने थे, SC ST को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो तो दिया ही गया, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि ये OBC, जो OBC जिन्हें हम बोलते हैं पिछड़े वर्ग के लोगों को, उन्हें भी आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। ये बहुत लंबी कहानी है। खालेलकर जो है आयोग बना, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, और मंडल कमीशन भी आया लेकिन उसे भी डिले किया गया। तो बीपी सिंह के जमाने में मंडल कमीशन ने एक जो है एक क्रांति हुई, यानी कि पिछड़ों को भी रिजर्वेशन मिला, लेकिन साथ में उसके साथ साथ एक प्रतिक्रांति भी हुई। हमारे विरोधियों द्वारा एक प्रतिक्रांति भी हुई कि जो मंडल कमीशन था उसको समाप्त करने के लिए एक कमंडल एक शुरू हो गया है, कमंडल यात्रा शुरू हो गई साथियों। तो मंडल कमीशन में ऐसी ऐसी जातियां डाल दी गई जो संपन्न थी। मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, इन सब्जेक्ट में लोग बोलते नहीं हैं लोग। और उनका रिजर्वेशन OBC का जिनके लिए वो बनाया गया था वो लगभग समाप्त हो गया था। और मैं OBC SC ST OBC तीनों चरणों की बात मिलकर करता हूँ, माइनॉरिटी की बात करता हूँ। जो बाबा साहब ने हमें दिया था, बाबा साहब क्या देखते थे नरेंद्र भाई, जब आप कहेंगे मैं उसी समय मैं चल दूँगा यहाँ से, तो जब भी आप कहें। तो बाबा साहब दुखी क्यों थे? बाबा साहब दुखी इसलिए थे कि हमारी बहनों के तन पर कपड़े नहीं होते थे। लोग जन्मदिन मनाया करते थे, बड़े बड़े धूमधाम से अपने बच्चों की शादियां करते थे, और हमारे बच्चे घोड़ियों पर घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, नए कपड़े पहनकर शादियों में नहीं जा सकते थे, पेट हमारे बिचके में होते थे, भूख से जो है हमारे तिल मिलाते थे हमारे बच्चे। आज की तारीख में कि लगभग 30-35% बच्चे भूख से मर जाते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं या पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। ये क्या है? ये बाबा साहब इसीलिए दुखी थे कि जो सुविधाएं संपन्न वर्ग, एक तरीके से कहने को सवर्ण वर्ग भोग रहा था, वो सारी
सुविधाएं हमारे समाज को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। बाबा साहब इसीलिए तो दुखी थे या नहीं था? और बाबा साहब ने हमें यही दिया, जनरल हॉस्पिटल दिए, सबको सुविधाएं दी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या, पहले क्या सरकारी अस्पताल थे और हमारे बच्चे भी जब स्वस्थ होने लगे, सबको जो सुविधाएं मिलने लगी, इन्होंने सारे निजी हॉस्पिटल खोलने शुरू कर दिए और हमारी बर्बादी का तामझाम शुरू कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा हमारे लिए इन्होंने खोली। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार हमें दिया संविधान के माध्यम से कि सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया। जब इन्हें लगा के इनके भी SDM और DM बनने लगे, चमारों धमारों के बीर भंगियों के भी इनके बच्चे SDM बनने लगे, DM बनने लगे, SP बनने लगे, SSP बनने लगे, तो इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये क्रांति और प्रतिक्रांति की बात कर रहा हूं। जब जब हम क्रांति करते हैं तो उसके विरोध एक प्रतिक्रांति होती है। साथियों, हमारे खिलाफ भी एक प्रतिक्रांति हुई। एजुकेशन आपसे छीन ली गई है। आप कितने खुश हो कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखेंगे, नहीं पढ़े लिखेंगे, और न पढ़े लिखे भी बन भी गए, तो जो बड़ी बड़ी शिक्षा है वो आपसे दूर चली गई, आप वंचित हो गए सर। तीसरा, रिजर्वेशन। जो कुछ भी चमक धमक आपके चेहरों पर है, मेरे चेहरों पर है, आपके चेहरों पर है, समाज के चेहरों पर है, समाज में जो भी प्रगति है थोड़ी बहुत वो रिजर्वेशन के माध्यम से बिल्कुल समाप्त कर रहा हूँ नरेंद्र जी, आप चिंता न करें। तो जो भी कुछ है रिजर्वेशन की वजह से है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो कहीं भी हो, नौकरियों में हो, रिजर्वेशन। इन्होंने इसका भी इंतजाम ढूंढ लिया साथी। हम सोए रहे, आप सोए रहे, इन्होंने इसका भी इंतजाम ढूंढ लिया। नंबर 1, पहली बात तो वैकेंसी भरने की मेरे पास पूरा डाटा है, समय नहीं है, डाटा बता सकता हूँ आपको मैं। बहुत सारी वैकेंसी, लाखों वैकेंसी भरी नहीं गई है। लगभग 1 करोड़ वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलाकर 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में वैकेंसी भरी ही नहीं गई है। जब 1 करोड़ वैकेंसी भरी नहीं जाएगी तो 15-20 लाख तो भैया हमारी होगी, सुनो 22-23 लाख तो हमारी होगी, 22-23 लाख तो वहाँ मारेगी हमारे पास। दूसरा, इन्होंने निजीकरण व्यवस्था शुरू कर दी। निजीकरण का मतलब सरकारी डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है। और खास तौर से पिछले लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा, जो नजर रखते हैं, कल का पेपर अगर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा तो 51 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 40 ITI कॉलेज प्राइवेट हाथों में दे दिए गए, रेलवे प्राइवेट हाथों में, बैंक प्राइवेट हाथों में। ये हमारी क्रांति के खिलाफ एक प्रतिक्रांति हो रही है। तो दोस्तों, आपके सारे अधिकार, चाहे वो बैंक हो, LIC का बताइए, LIC जो इन्हें करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए साल के कमा के देती है, उसके शेयर बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। रेलवे प्राइवेट कर दी, NTPC को प्राइवेट करने का फैसला ले लिया। और साथियों, हम कहते हैं सत्ता तो लगभग हमारी हमेशा रही है। 131 MP अभी एक गुजर गए हैं, 130 MP आज की तारीख में हैं, और OBC के भी 100-150 होंगे, उनकी गिनती मेरे पास है नहीं। तो बहुमत तो हमारा है। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यही है कि हम स्वार्थ में लगे हुए हैं साथियों। चाहे वो ऊपर के लेवल पर हो, चाहे वो नीचे के लेवल पर हो, हम सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। उमेश सिंह जी को मैं जानता हूँ और ये भी आवाज़ उठाते रहते हैं पार्लियामेंट पर, कई बार मैंने इन्हें सुना भी है और इनसे मिला भी हूँ। लेकिन जो अब 6 महीने के अंदर ये नुकसान हमारा हुआ है, पहले वैसे वाजपेयी के समय भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, आपको पता नहीं चला, या चला तो मतलब उस पर एक्शन नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 16 डिपार्टमेंट वाजपेयी जी के समय में प्राइवेट हुए थे, 21 होटल उनके समय में प्राइवेट हुए थे, लेकिन कोई कहीं से कोई आवाज़ नहीं। और जो थोड़ी बहुत आवाज़ उठी
वो सारे बिक गए और पार्लियामेंट में एमपी बन गए और मुंह बंद हो गया। साथियों, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर मैं ये अपने क्लोज करता हूँ बात। हमारे नेताओं ने हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाई, हमारी आवाज़ विधानसभाओं में हमारे एमएलए ने विधान परिषद में नहीं उठाई। तो क्या किया जाए? एक ही रास्ता है साथियों, मात्र एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हम सब भारत के दलित, शोषित, पिछड़े सड़कों पर आए। केवल ये रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता बचता है या नहीं? आप बताओ, हाथ खड़ करके बताओ, इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। हमारे पूर्वज देखिए, दशरथ माझी अकेले ने 50 किलोमीटर का जो रास्ता था उसको 10 किलोमीटर का बना दिया। 100 फीट ऊंचा पहाड़ 16 फीट चौड़ी उसको बनाया और 1 किलोमीटर लंबा पहाड़ तोड़ के छेनी हथौड़े से अकेले ने। हमारे पूर्वज तो ऐसे थे, और हम क्या कर रहे हैं? हम केवल एक तरीके से फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हमारा समाज बहादुर रहा है और बहादुर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग, सब लोग इकट्ठे होंगे और एक बड़ी क्रांति होगी, या क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति होगी। खूनी क्रांति नहीं। जो भी काम हमें करना है शांतिपूर्वक, संविधान के दायरे में, अहिंसक रूप से करना है, और ये सब उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सभी आंदोलन में जो है शरीक होंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां इन नेताओं को तो छोड़िए, इनको तो माफ करेंगे ही नहीं, आप लोगों को और मुझे भी माफ नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी कि रिजर्वेशन का फायदा उठाकर इन्होंने अपना अपना भला कर लिया और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए साथी। तो मैं अंत में निवेदन करूंगा आप सब लोगों से कि जब भी आह्वान हो राष्ट्रीय स्तर पर, भले ही कितने संगठन हो, मिर्जापुर में कितने संगठन हो कोई बात नहीं, गली गली में संगठन हो कोई दिक्कत नहीं है, गाजियाबाद में 1000 संगठन हो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में 500 संगठन हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे भारतवर्ष में 20 लाख संगठन हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आह्वान हो वो उसके साथ पूरे करोड़ों लोग सड़कों पर आने चाहिए। जब भी ये कोविड हटेगा, ये वायरस हटेगा, जो भी चल रहा है ये कोरोना, जब भी हटे तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अहिंसक रूप से, संवैधानिक रूप से। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन बहुत हुए हैं, ये आंदोलन निस्वार्थ होने चाहिए। ये नहीं है कि आज कोई एक आंदोलन खड़ा हुआ, कल को एमपी का टिकट मिल गया, विधानसभा में चला गया या वहाँ चला गया पार्लियामेंट में। ये कहानी रिपीट मत करो। बाबा साहब की मेहनत पर पानी मत फेरो। अकेले बाबा साहब ने करोड़ों लोगों से लड़कर लोहा लिया, और हम करोड़ों लोग एक या दो आदमी से लोहा नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है, और अगर ऐसा नहीं कर पाए साथियों तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी। तो इसलिए सभी इकट्ठे होकर एक बड़ा जन आंदोलन करो। जय भीम, जय भारत।